रहे हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, तीन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और तीनों का काम लगभग एक ही है। क्या? वर्ल्ड में डेवलपमेंट करना, लोगों को फंड प्रोवाइड कराना, लोन देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व का डेवलपमेंट करना। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है काम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। ध्यान दें, आईएमएफ, इन दोनों को जुड़वा कहा जाता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, किन दो ऑर्गेनाइजेशन को जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ध्यान दें, किन दो ऑर्गेनाइजेशन को जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि दोनों की स्थापना जो हुई है, एक सम्मेलन हुआ था जिनका नाम था ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसकी सिफारिश पर वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ की स्थापना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, 1944 में, लेकिन जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1945 में की गई। तो दोनों का जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो 1945। इसका भी स्थापना कब हुआ? 1945। ध्यान दीजिएगा, दोनों का हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी। तो इसका भी हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी। मेंबर ऑफ कंट्री 188। तो इसके भी मेंबर ऑफ कंट्री कौन है? कितने हैं? 188। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है 188 सदस्य कौन है? साउथ सुडान। क्या है? तो इसका भी कौन है? साउथ सुडान। ध्यान रखिएगा, मेंबर ऑफ कंट्री 188, इसके 188। ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर होगा वो आईएमएफ का जरूर होगा, ये नियम है। जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा वो आईएमएफ का मेंबर अवश्य होगा। ठीक, इसके बाद इसका जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन कह सकते हैं, चेयरपर्सन वो हमेशा यूरोपीय यूनियन का होता है। इसका चेयरमैन हमेशा यूएसए का होता है। ये भी नियम है। क्यों नियम है? कि जिसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होगी वही इसका सदस्य होगा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो पार्टनरशिप है वो यूरोपीय यूनियन की है, इसीलिए इसका चेयरमैन हमेशा यूरोपीय यूनियन का होता है। और इसमें हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यूएसए की है, इसीलिए चेयरपर्सन हमेशा यूएसए का होता है। इसके चेयरमैन क्रिस्टीना लेगार्ड है। क्रिस्टीना लेगार्ड। इसके चेयरमैन कौन है? जिम योंग किम। ठीक है, इससे पहले रॉबर्ट जोएलिक थे, ये फ्रांस के हैं, ये यूएसए के हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है फिस्कल मॉनिटर। क्या नाम है? फिस्कल मॉनिटर। इसका दूसरा नाम सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक को सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, वर्ल्ड बैंक की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम? ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम जो है वो आईबीआरडी है। आईबीआरडी, पहले इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका नाम था। इसके बाद आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो वर्ल्ड बैंक को। और अगर ऑप्शन
जाए कि सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, तब IDA। यानी कई जगह आपने प्रैक्टिस लगा रहे होंगे तो कई जगह आपने लिखा देखा होगा सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो होता है कौन? वर्ल्ड बैंक। लेकिन जब ये ऑप्शन आते हैं तब क्या हो जाता है? IDA। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कारपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये इनकी स्थापना है। तो वर्ल्ड बैंक के ये 5 टर्म हैं। इन 5 टर्मों को मिला करके बना है कौन? वर्ल्ड बैंक। ये इसकी स्थापना। क्लियर? सबके अलग अलग काम है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब इसका देखिए मेन वर्क क्या होता है, अब हम आपको बात करते हैं। अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो 2 टॉपिक हैं, अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सुना होगा आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा आपने पढ़ा होगा टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। एक टॉपिक आपने और पढ़ा होगा CAD, करेंट अकाउंट डेफिसिट, जो भारत का 1% करने का टारगेट है। वर्तमान में लगभग तो 3% के आसपास चल रहा है करेंट अकाउंट डेफिसिट, और 1% करने का टारगेट है। तो देखिए ये सबसे पहले बात करते हैं CAD की। जब इसको समझाएंगे तब आपके ये और ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आएंगे। CAD क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है करेंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए व्यापार में 2 चीजें होती हैं, जो ट्रेड होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक एक्सपोर्ट होता है और एक इंपोर्ट होता है। किसी देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, किसी देश का इंपोर्ट ज्यादा होता है। जिन देशों का एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज्यादा होता है तो क्या बन जाता है? करेंट अकाउंट डेफिसिट। जैसे आपने मान लीजिएगा इंपोर्ट किया है 200 रुपए का, कितने का किया? 200 रुपए का, और आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो 100 रुपए का किया है। तो इसमें से घटा दोगे 100 रुपया तो कितना रुपया बच गया? 100 रुपया। तो 100 रुपए जो आपका हो गया है, ये क्या हो गया है? CAD, करेंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसको बैलेंस भी तो करना है। अब जैसे कि हम लोगों का या हमारा मान लीजिए भारत का और मान लीजिएगा इंडोनेशिया का, अगर व्यापार चल रहा है और व्यापार में अगर गड़बड़ी है तो भाई उनको या तो पैसा दो या फिर उनको प्रोडक्ट दो। 2 काम करने, या तो प्रोडक्ट दीजिए या फिर पैसा दीजिए, 2 में से एक काम करना है, नहीं करना है। देखिए अब प्रोडक्ट तो हमारे पास है नहीं, अगर प्रोडक्ट हमारे पास होते तो हम दे नहीं देते। तो इसके लिए हमें क्या करना है? पेमेंट करना है। क्या करना है? पेमेंट। और पेमेंट करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको बैलेंस करने के लिए ट्रेड को बैलेंस करने के लिए। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, 200 रुपया और माइनस 200 रुपया, जब ये दोनों बराबर हो गए, 200 बराबर 200, तो कैसा हो गया? बराबर हो गया, करेंट अकाउंट बैलेंस हो गया। ठीक है। और जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 300 रुपया हो गया और इंपोर्ट जो है वो 200 रुपया है, 100 रुपया हमको प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया CAS, करेंट अकाउंट सरप्लस। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट बैलेंस, CAB और CAS, करेंट अकाउंट सरप्लस। तो जो बैलेंस, जो व्यापार को बराबर करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब पेमेंट करने के बाद जो व्यापार हम लोगों का बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। किताबों में समझना बड़ा मुश्किल है, हमने इसको आपको आराम से समझा दिया है। और इसको करने के लिए जो पैसा दिया जाता है
वो पैसा हमको देता है IMF। कौन देता है? IMF। ठीक है, कितने समय के लिए? शॉर्ट टाइम लोन देता है कौन हमको? IMF। शॉर्ट टाइम लोन हमको प्रोवाइड करता है, कम समय के लिए पैसा देता है IMF। इंटरनेशनल लेवल पर जो राजकोष है इसको मेंटेन करने का काम भी होता है IMF का, इसीलिए इसको बोलते हैं फिस्कल मॉनिटर। किसी देश के पास यूरो है, किसी देश के पास डॉलर है, किसी के पास रुपया है। हमारा व्यापार अमेरिका के साथ चल रहा है, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, भारत में रुपया चल रहा है। अगर हमको उनको पैसा देना है तो रुपया में देंगे, और रुपया का अमेरिका क्या करेगा? तो हम पैसा किसको देंगे? IMF को। IMF डॉलर किसको देगा? अब आपने देखा होगा इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू डाउन हो गई। इंटरनेशनल मार्केट क्या है? कहाँ है इंटरनेशनल मार्केट? IMF। ये क्या है? इंटरनेशनल मार्केट। रुपए वैल्यू कहाँ पर हुई है? इंटरनेशनल मार्केट में, अर्थात IMF में। जब हमारा, तुमने देखा होगा पेपर में भी लगातार आ रहा है कि क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जो है, वो सस्ता होने के कारण भारत का लगातार जो है CAD घट रहा है। CAD घट रहा है। अब आप एक बात समझ नहीं आ रही होगी, सर हमारा जो रुपया है वो हमेशा डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। कच्चा तेल इतना कम होने के बावजूद भी हमारा रुपया कमजोर है। अगर हम आपको बताएं, अगर ये कंडीशन 2012 और 13 वाली होती, जब क्रूड ऑयल जो है 150 रुपए 140 में बिक रहा था, अगर ये कंडीशन अगर आती तो हमारा इस समय रुपया होता लगभग 80 रुपया बराबर $1 इस समय चल रहा होता है। केवल जो हमारे बैलेंस बना हुआ है वो केवल क्रूड ऑयल जो है सस्ता होने के कारण, क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बावजूद भी रुपया का डाउन हो रहा है। इसका कारण क्या है? रुपया डाउन नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपया डाउन नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। जैसे पूछे इतना सब होने के बावजूद रुपया क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर में पहले रिसेशन था, अब अमेरिका इस समय कैसा है? प्रॉफिट में जा रहा है। कच्चा तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है कच्चा तेल का अमेरिका। समझ रहे? वो लगातार खोज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो लगातार विकास करता जा रहा है। समझ रहे? वो तो मोदी जी आ गए, मोदी जी की वजह से फिर भी भारत का एक स्थिति को मजबूत किया गया है, जो उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बजाई, जिससे हमारे देश में FDI बढ़ा है, इससे फिर भी हमारे देश को प्रॉफिट मिल रहा है। अगर ये कंडीशन ना होती तो आज और घाटा हो जाता। भ्रष्टाचार कम हुआ है, इससे प्रॉफिट हुआ थोड़ा। अब हम बात करते हैं USA की। USA जो पैसा देता है ये डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, और डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। डेवलपमेंट कैसे? जैसे कि रोड बनवाना है, बिल्डिंग्स का निर्माण करना है, कोई बीमारी चल रही है उसको दूर करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई महामारी आ गई, इबोला वायरस आ गया, या पल्स पोलियो अभियान है, इसके लिए पैसा कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। ये डेवलपमेंट और बीमारी के टीकाकरण ये एक दिन में खत्म हो नहीं सकता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। इसीलिए ये जो पैसा देता है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम लोन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं ये IMF की। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन एक और पूछा था IMF से कि IMF की मुद्रा क्या है? SDR। क्या है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। देखिए कई देश हैं, कई होते हैं, और हम आपको बताएं, एक SDR, IDR, FDR, ADR, GDR, ठीक है, कई आर। FDR हो गया, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फ्रेंच फंड डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन यहाँ पर भी कुछ डिपॉजिटरी रिसिप्ट होना चाहिए, इसीलिए एग्जाम में गया तो सबका डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग राइट है। ध्यान रखना, सबका डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। IMF की मुद्रा जो है वो SDR है, आपको 1971 में बनाई गई थी। नहीं लिखा है 1971 में IMF की मुद्रा बनाई गई थी। तब उस समय एक SDR बराबर
$1 हुआ करता था उस समय। वर्तमान में 2008 तक के अकॉर्डिंग बताएं तो ये समय $1.54 हो गया है। एक SDR बना क्या चल रहा है, $1.54 चल रहा है। इसमें जो इसकी जो मुद्रा है इसको बास्केट मनी कहा जाता है। बास्केट मनी, बास्केट मनी में आपका आता है डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन। ध्यान दीजिएगा, ये व्यापार किस स्तर से है, ध्यान देगा वो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा इन चारों मुद्राओं में अगर कोई मजबूत है तो ब्रिटिश पाउंड है, जापान का येन, यूरोपियन यूरो और डॉलर। रुपए के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, ब्रिटिश पाउंड। लगाओ तो इस समय 90 रुपए के आसपास चल रहा है। ये येन है जापान का, ये लगभग 85 चल रहा है। यूरो लगभग तो 75 रुपए के आसपास चल रहा है, ये लगभग तो 65 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक, लेकिन अगर बास्केट मनी में देखोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी डॉलर की है, फिर यूरो की है, फिर ब्रिटिश पाउंड की है, फिर येन की है। क्यों है, इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, इसलिए सबसे वैल्यू किसकी है, डॉलर की। अगर पूछा जाए कि रुपए के बढ़ते क्रम में वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है तो सबसे ज्यादा वैल्यू ब्रिटिश पाउंड, फिर येन, फिर यूरो, फिर डॉलर। विश्व में सबसे ज्यादा महंगी अगर मुद्रा अगर बात की जाए तो वर्तमान में ISIS की है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। लगभग तो 8,000 रुपया बराबर चल रही है एक ISIS मुद्रा। ठीक है, उसका टका रखा गया, दिनार रखी गई है। ठीक है, लेकिन ये मुद्रा जो इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिफाइड नहीं है, मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। कुवैत की जो दिनार है वो काउंट होती है सबसे ज्यादा महंगी मुद्रा में, कुवैती दिनार। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महंगी अगर मुद्रा है तो कुवैत की दिनार है, लगभग तो 200 रुपया बराबर एक दिनार। ठीक, तो ये आपका है मुद्रा के बारे में। अब बताएं इनको, इसको SDR कहा जाता है, इसको बास्केट मनी कहा जाता है, इसको बुक कीपिंग एंट्री कहा जाता है, इसको पेपर गोल्ड मनी कहा जाता है। अब गोल्ड होता नहीं इसलिए पेपर गोल्ड है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल मनी भी कहा जाता है। इसको SDR क्या क्या कहा जाता है, SDR इसकी मुद्रा, इसको बास्केट मनी कहा जाता है क्योंकि चार मुद्राओं में डलिया में बंद है। बास्केट मनी, इसमें पहले फ्रेंच भी था, वर्तमान में फ्रेंच बाहर कर दिया गया है, तो ये चार मुद्रा चल रही हैं। इनको हार्ड करेंसी भी कहते हैं, इन्हीं चार मुद्राओं को। ये चार मुद्रा कैसी है, हार्ड करेंसी है, मतलब विश्व में सबसे डिमांड वाली मुद्रा है। इनको बुक कीपिंग एंट्री भी कहते हैं, बुक कीपिंग एंट्री। इसको पेपर गोल्ड मनी भी कहते हैं, गोल्ड होता नहीं फिर भी इसको गोल्ड कहा जाता है, इसलिए आर्टिफिशियल मनी भी इसी को कहा जाता है। किसको, SDR। तो ये आपका IMF और वर्ल्ड बैंक। अब हम चलते हैं WTO की तरफ।